व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। आज मुझे बैठे बैठे ऐसे एक ख्याल आया कि यार ये मेरे घर में जो एनर्जी है, ये लाइट की एनर्जी है, ये आ कहाँ से रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि इलेक्ट्रिसिटी बाहर से कुछ तारे मेरे घर में आ रही हैं। एक तार आई, दूसरी तार आई और मीटर लगा हुआ है वहां पर। तो मुझे ख्याल आया कि यार क्या आ रहा है इन वायर्स में, इन तारों में, कि मेरे घर में रोशनी हो गई और मैं उससे काफी सारे काम भी कर रहा हूं। मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं जो चल रहे हैं। समझ में आया क्या? तो यार मुझे ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि यार ये कुछ वायर्स हैं जो ऐसे मेरे घर में आ रही हैं और उस वायर को किसी ने कवर कर रखा और इसके अंदर कुछ है। समझ में आया क्या? इस वायर के अंदर कोई मेटल है। बात समझ में आई? तो मैंने उसको देखा और उसके बाहर कोई कवरिंग है ताकि शायद मुझे कुछ नुकसान ना हो। तो ये सब क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर। उसके बाद मैंने देखा कि यार एक स्विच है ऐसा, उसके अंदर 3 प्लग हैं, 3 पिन हैं यहाँ पे, 1 2 3। अगर मैं इसको छुपा लूं या तोड़ दूं और इन दो से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने की कोशिश करूं तो चल जाते हैं। तो इन सब बातों का जवाब मिलना मुझे मुश्किल हो रहा है। अगर मैं ऐसे प्लग की बात करूं, ये भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला देते हैं, लेकिन तो तीसरी पिन क्या है? बात समझ में आई क्या? और ये लाल और पीली वायर क्या है? समझ में आया? एक ग्रीन वायर होती है, वो क्या है? बात समझ में आई? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये स्विच हमने देखा है, ऑन ऑफ, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अच्छा, ये स्विच जो आज ऐसा दिखता है, अगर हम अर्ली मैन एज में जाएं, मतलब मैं अपने दादा की बात कर रहा हूं, अगर उस एज में जाएं तो हमारे पास स्विच कुछ ऐसा हुआ करता था। ये मेरे दादा की चीज़ है, मेरे पापा ने संभाल के रखी, तो मैं हमेशा बोलता रहता था क्या करते हो इनका, आज तुझे दिखाने के लिए काम आई। तो पुराने टाइम में स्विच ऐसा होता था, पुम 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 पुम। कैसा है रे? और सुन, एक बटन ये है, पुश पुश पुम 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 पुम। और तेरे फैन के जो रेगुलेटर है ना, जो आज तुझे इतने से इतने जो ऐसे घूम जाते हैं, पुराने टाइम में इतने बड़े हुआ करते थे यार। देख ये जो नॉब है ना, इसको घुमा के स्पीड सेट करते थे, 1 2 3। इधर लिखा है ऑन, इधर लिखा है ऑफ, यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 4 5। रॉली फैन, ओ तेरी बम कंपनी है यार। और उसके बाद यार ये कुछ सेल है, बहुत ध्यान से देख, सेल के ऊपर कुछ रीडिंग्स लिखी है। आज मेरा ध्यान गया इसके ऊपर, रीडिंग लिखी है कहीं पे, मैं तुझको दिखाऊं। अरे बाप रे, 1.5 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? 1.5 वोल्ट। दिखेगी नहीं तुझे, बहुत छोटी लिखी है, 1.5 वोल्ट लिखी हुई है। समझ में आया? और तुझको मैं कुछ बातें बताता हूं। तूने कभी ये देखा कि तेरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इसके ऊपर लिखा है एक्सपायरी, कंपनी का नाम, अच्छा नहीं, डेट है यहाँ पे, 2017 में एक्सपायर हो गया। तो इसको देख, इसके ऊपर लिखा 1 एम्पेयर और कुछ है ये, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मर। और एक और चीज दिखाता हूं तुझे अपने दादा के टाइम की। देख ये है, इसको तो बहुत ध्यान से देखना, ये विलुप्त हो चुका है। ये ऐसे खुलता था, ओई 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 ओई, ये टूटा नहीं है, ये अलग हुआ है। और यहां पर एक वायर है जो कनेक्ट हो रही है और इसे कहते हैं फ्यूज। इसे क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। बात समझ में आई क्या? और इसको मैं अगर ऐसे लगा दूं तो लाइट आ जाती थी और अगर इसको निकाल लूं तो लाइट चली जाती थी। अब मैं तुझे इसका बेटा दिखाता हूं, बेटे का भी बेटा दिखाता हूं। ये तेरे टाइम की चीजें हैं, तो दादा पोते दोनों एक साथ। इसको कहते हैं MCB, मास्टर सर्किट ब्रेकर। जब भी कुछ होता है तो ये ऐसे गिर जाती है। समझ में आया क्या? और फिर तू जाता है, इसको ऊपर उठा देता है, उई भाई, और फिर ऐसे। समझ में आया क्या? तो ये मास्टर सर्किट ब्रेकर है। बात समझ में आई? तो ये सारे सवालों के जवाब हम कहां सीखेंगे? क्लासरूम में। देवियों और सज्जनों, पेश है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिसिटी, 10th क्लास। अच्छा सुन, हाँ मैं कौन, चल तुझको तो बता ही दिया। तो बात शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी यार बात करने से पहले देख, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए चार्ज क्या। अभी तेरे से थोड़ी बहुत बातें हुई ना, ठीक है? तो ये
इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले अपने को क्या समझ में आना चाहिए कि चार्ज क्या है। देख चार्ज है तो सब कुछ है, चार्ज है तो सब कुछ है। रुका हुआ चार्ज एक स्टैटिक की डेफिनेशन समझाता है। तो रुका हुआ चार्ज स्टैटिक, उसके इफेक्ट्स अलग हैं, और चार्ज अगर चलने लगे उसके इफेक्ट्स अलग हैं। बात समझ में आई क्या? तो अभी फिलहाल सबसे पहले अपने को ये समझना है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। देख मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूँ। चार्ज बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तेरा एक मास है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास जैसे कि एक लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास के इफेक्ट अलग हैं, लेंथ के इफेक्ट अलग हैं। फिर मैं तुझे कहूं कि टेम्परेचर के इफेक्ट अलग हैं। समझ में आएगा? तो इसी तरह एक नेचर में अपने को चीज मिली जो है चार्ज, जो क्या है? चार्ज। इसके इफेक्ट्स अलग ही हैं। और इसके इफेक्ट्स की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने तुझको बोला कि रुका हुआ चार्ज अलग इफेक्ट देता है, भागता हुआ चार्ज अलग इफेक्ट देता है। ठीक है, बहुत सारी बातें, तो वो बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले अपने को समझने की जरूरत किसको है? चार्ज को। तो चार्ज क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज में क्या बोला? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कि जो दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस में अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अदर चार्जेस की प्रेजेंस में। बात समझ में आ गई क्या? तो पॉजिटिव नेगेटिव वो सब बातें भी तेरे दिमाग में चलनी शुरू हुई होंगी। तो धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे और तुझे चीजें समझ में आती चल जाएंगी। तो चल सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि ये है क्या। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बात समझ में आ गई क्या? तो चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसके ऊपर कोई फोर्स लगती है दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस पर। समझ में आ गया क्या? वही बात लिखी है, इसकी डेफिनेशन है। तुझे भी पता है यार कितने तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अभी तेरी स्क्रीन पर आ जाएंगी। मैं तुझसे क्या बातें कर रहा हूं कि टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है हमारे पास, एक कूलम है। इसकी यूनिट क्या है? हमारे पास कूलम है। और एक दूसरी भी यूनिट है हमारे पास, ये क्या लिखा है? ESU। नोट्स बनाते चलना साथ साथ, समझ में आया? ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मैं लिखता हूं यहां पे, देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। सर ये कूलम और ये ESU ये क्या है? और साथ में तूने स्टैट सी भी लिखा है, क्या है? मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। कूलम वो आदमी था जिसने कभी चार्जेस को पहली बार एक्सपीरियंस किया कि चार्ज क्या होते हैं। तो कूलम, यहां पे इसको C सिंबल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? C सिंबल से। बात समझ में आ गई क्या? SI यूनिट में, SI यूनिट सिस्टम में इसको कूलम कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लेंथ को तू मीटर बोलता है ना, क्या बोलता है लेंथ को? मीटर। लेंथ को क्या बोलता है? मीटर। कब? जब SI यूनिट में बात चल रही है। और कभी अगर बात चल रही है सेंटीमीटर में, मतलब CGS सिस्टम में, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो इसी तरह ESU यहां पर CGS में बोला जाता है और SI सिस्टम में इसको क्या बोला जाता है? कूलम बोला जाता है। बाबा समझ में आ गई के बात? सर ये स्टैट सी क्या है बाबा? स्टैटिक कूलम और ESU दोनों एक ही बात है। ये CGS यूनिट ऑफ चार्ज है। जैसे कि तेरा ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आ जाए कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ चार्जेस, तो तुझे पता होना चाहिए कि अगर उसने ESU लिखा वो चार्ज की ही यूनिट के बारे में बात कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये तो तेरी बुक में लिखा हुआ है, ये तेरी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, चल वापस से अब हम सीखते हैं कि यार चार्ज है क्या और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई यार? सबसे पहले अपने को ना समझ में आना चाहिए कि कॉज ऑफ चार्ज क्या है, मतलब चार्ज आने का कारण क्या है, चार्ज होता ही क्यों है। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से देख, यहां पे लिखा है अपने पास कॉज ऑफ चार्ज। क्या लिखा हुआ है? कॉज ऑफ चार्ज लिखा हुआ है। इस कॉज ऑफ चार्ज को अगर तू देखे, यहां पे हमने कहा कि कंसीडर नेचुरली अकरिंग एटम। क्या बोला मैं? कंसीडर नेचुरली अकरिंग एटम। तो एटम ये रहा, ये कौन है? एटम है। इस एटम में ये जो दिख रहा है तुझे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो दिख रहा है ये कौन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये कौन है? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एटम में बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। सर ये बीच में क्या बिठाया तो बिंदी सा, ये तो तूने एटम बना के दिखाया कि हाँ ये एटम है पूरा, ये क्या है? तो बाबा ये न्यूक्लियस है। कौन है ये? न्यूक्लियस है। तो मैं तुझे थोड़ा सा 7वीं 8वीं क्लास में लेके चलता हूं कि कोई एटम जब होता है तो क्या होता है। तो बात सुन मेरी कि एक एटम जो होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? हाँ, ये अलग बात है कि जितना बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड तू एक बार को इमेजिन कर ले और उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर पे तू एक मटर का दाना ले जाके रखे, समझ में आया? तो जितना कंपैरिजन है इन दोनों के साइज में कि कहां फुटबॉल का ग्राउंड और कहां एक मटर का दाना, तो इतना ही कंपैरिजन है एक एटम के साइज में और न्यूक्लियस के साइज में। बात समझ में आ गई क्या? तो न्यूक्लियस इतना छोटा है। अब तुझे ये बातें पता है, 7वीं 8वीं की बातें बाबा, कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है कौन? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हो। तो बिल्कुल इसी तरह एटम में इस बिंदी को, इस छोटे से बिंदी को मैं क्या बोल रहा हूं? न्यूक्लियस है बाबा। ये कौन है? ये न्यूक्लियस है। कौन है ये? न्यूक्लियस। कौन है ये? न्यूक्लियस। और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है पूरे एटम में। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एन कौन हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनपी कौन हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एनएन कौन हो गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एटम है, ठीक है। मैंने जो थोड़ा सा एटम का डिस्क्रिप्शन भी दिया कि जितना बड़ा एटम होता है उसमें न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। मैंने तुझे एग्जांपल दिया, कंपैरिजन करवाया कि कहाँ फुटबॉल का ग्राउंड इमेजिन कर और उसके बाद एक मटर का दाना इमेजिन कर कि उसके सेंटर पे रखा है, तो इतना ही फर्क है। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं तुझे बताना चाहता हूं कि एक नेचुरली अकरिंग एटम जो होता है, कौन होता है? एक नेचुरली अकरिंग एटम जो होता है, जब वो पैदा होता है, जब वो बनता है नेचर में, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल से मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। क्या बोला? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रल। इसको हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रल। बिल्कुल मैं फिर दोबारा से तेरे से 7वीं और 8वीं की बातें करूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। पता है ना तुझको? नहीं पता है तो अभी याद रख कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो उसने कहा कि जब हमने नेचुरली अकरिंग एटम की बात करी, जो एटम अभी नेचर में जस्ट बना है, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं और उसको हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रल। 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 तो अब मैं तुझे कुछ बात समझाना चाहता हूं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ना हुआ तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन के नंबर, ये मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर नहीं हुए तो क्या होगा? उस दिन एटम को चार्ज्ड कहा जाएगा। उस दिन एटम को क्या कहा जाएगा? चार्ज कहा जाएगा। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हम उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रल। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं है तो उसे हम चार्ज कहेंगे। बात समझ में आ गई क्या? रिकॉल करवाया अभी तुझको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। मान ले कि यार किसी भी तरह तूने कुछ किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्या बोला मैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो उसको तू उस दिन क्या बोलेगा? नेगेटिवली चार्ज। क्या बोलेगा बाबा? नेगेटिवली चार्ज। क्या बोलेगा? नेगेटिवली चार्ज। क्या बोलेगा? नेगेटिवली चार्ज। तो कोई भी एटम नेगेटिवली चार्ज कब कहा जाएगा? जब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? नेगेटिवली चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। दूसरे केस में अगर मैं देखूं, अगर कभी ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि आज प्रोटॉन ज्यादा हो गए बाबा। क्या ज्यादा हो गए? प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो हम उसको क्या कह देंगे? पॉजिटिवली चार्ज। तो कुल मिला के मुझे इतनी बात समझ में आ गई, कुल मिलाकर मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल। और अगर कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं हुए तो हम उसे चार्ज्ड कहेंगे। अब चार्ज में भी उसे कब नेगेटिव कब पॉजिटिव कहेंगे? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो हम उसे नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो हम उसे पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। बहुत शानदार। एक एग्जाम्पल भी है तुम्हारे लिए, यहां पर एग्जाम्पल लिया मैंने हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनना यार। कोई भी नेचुरली अकरिंग एटम होगा, नोट कर लेना मेरी बात साथ साथ,
ठीक है, कोई भी एटम जो होगा उसके अंदर, नेचुरल ओकरिंग एटम जो होगा उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 प्रोटॉन डेफिनेटली मिलने हैं। अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे। बात समझ आ गई कि नेचुरली अकरिंग एटम में क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सर तूने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तो बात की नहीं कि वो भी बराबर होते हैं, तो बाबा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम भी हो सकते हैं, उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ आ गई क्या? सर ये कौन समझाएगा अपने को, ये तो हमने सुना भी पहली बार। तो बाबा इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा 2021 में 10वीं दो, और 2023 में जब आप 12th का एग्जाम दोगे तो आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आएगी? तो रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ेंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस का डिस्कशन करेंगे। खैर, तो फिलहाल आप मेरी बात सुनो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर टहल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, ये नेचुरली अकरिंग एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया बाबा कि हाइड्रोजन एटम, ये नेचुरली अकरिंग एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक प्रोटॉन मिला, तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल। ये कैसा होगा, न्यूट्रल। ये कैसा है, न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल। समझ में आया क्या? लेकिन मैंने यहां पे लिखा ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, कि तूने किसी भी तरह एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया उसके अंदर, तो वो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। समझ में आया क्या? एक प्रोटॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन चिल्लाने लगे आज हम ज्यादा हैं, हमारी चलेगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या चाहते हो? कह रहे कि अब नेगेटिवली चार्ज कहा जाएगा इसको। क्या कहा जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्या कहा जाएगा भाई, नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि आज कौन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। फिर यहां दूसरी साइड मैंने लिखा कि यार एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दे। अब बेचारा एक ही तो था यार, उसके पास तो वही ले गया। अभी प्रोटॉन कहने लगा भाई अब तो हम ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से, तो हमारी चलेगी। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कह रहे कि आज के बाद इसको पॉजिटिवली चार्ज कहा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुझे कारण तो समझ में आ गया कि कोई बॉडी चार्ज कब होती है जब भी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, चलेगी किसकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन कैसे होता है, पॉजिटिव, तो वो कैसी होगी बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज। और किसी बॉडी पे अगर तूने मुट्ठी भर इलेक्ट्रॉन, मतलब 2-4 इलेक्ट्रॉन भी चाहे ज्यादा कर दिए, बस तूने ज्यादा कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसी हो जाएगी बॉडी, नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? तो कहां थे हम, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अच्छा हाँ, तेरे मन में एक सवाल आया होगा कि यार तेरी कुछ प्रोटॉन से दुश्मनी है क्या, या इलेक्ट्रॉन से, तो हमेशा उन्हीं को कम ज्यादा कर रहा है। कभी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा तो नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिवली चार्ज। तो मुझे पूछे कि यार प्रोटॉन को भी तो कम ज्यादा कर सकता है। तो मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूं कि यार प्रोटॉन, तेरे से पूछता हूं मैं, प्रोटॉन कहां बैठा है? तो बोला न्यूक्लियस के अंदर। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही। मैंने तेरे से पूछा कि न्यूक्लियस कैसा, तूने मुझे मेरी बात समझा दी कि इतना छोटा कि जैसे कि एक फुटबॉल ग्राउंड में एक मटर का दाना। तो मैंने तेरे से पूछा कि तू बता मुझे कि कहाँ घुसना आसान है, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर? तूने कहा भाई न्यूक्लियस के अंदर घुसना मुश्किल है और फुटबॉल ग्राउंड में घुसना आसान है। तो मैं भी तेरे से यही कहना चाहता हूं कि जब एक एटम है, ये उसके आसपास का स्पेस, ये एटम है न्यूक्लियस, ये रहा उसके आसपास का स्पेस, यहां कौन टहल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स टहल रहे हैं। कौन टहल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां घुसना और इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली इजी है। बात समझ में आई क्या? और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर घुस के निकालना वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बाबा, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है। देख मैं ये नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है, क्योंकि 12वीं क्लास में मैं तुझे यही पढ़ाने वाला हूं कि न्यूक्लियस के अंदर घुस के प्रोटॉन को कम ज्यादा करना, तो उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। दैट्स समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स बियॉन्ड आवर रीच बाबा। बात समझ में आ गई है? तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, हम इलेक्ट्रॉन को इजीली कम ज्यादा कर सकते हैं। इवन मैं तुझे एक बात कहूं कि 2 बॉडी हैं, तूने अगर 7th 8th क्लास पढ़ी हो ढंग से तो तुझे पता होगा कि एक ग्लास रॉड को हम उससे सिल्क क्लोथ से रब करते हैं तो एक चार्ज ये हो जाता है, एक चार्ज ये हो जाता है। बिल्कुल वैसी बात है। तो रबिंग से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, हाँ, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, तो एक कंक्लूजन अपने पास आ गया कि हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज क्या होता है, ये सब वो सब, और उसके बाद हमने बात करी कि कॉज ऑफ चार्ज क्या है। ये वाली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में डायरेक्ट चार्ज को प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो मन में रह जाती हैं सवाल के तौर पे, उनका जवाब है ये।
कि कोई बॉडी चार्ज कब होती है। तो मैं अब तेरे से पूछूं, इतनी बातें समझ में आ गई? कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट कमेंट में डाल, आई गेट बैक टू यू, ऑलराइट। तो अभी मैं तेरे से कुछ और डिस्कशन करता हूं। उधर मत देख, उधर मत देख कि क्या लिखा है वहां पे, वो सब। मेरी बात सुन। अब तू गया इलेक्ट्रॉन के पास, एटम के पास गया तो, और इलेक्ट्रॉन के चल चल मेरे साथ। तू इलेक्ट्रॉन कम करना चाहता था वहां से, तूने कहा इलेक्ट्रॉन चल मेरे साथ। इलेक्ट्रॉन ने कहा नहीं भाई यार, हम गरीब आदमी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? कह रहा हमारे ऊपर कर्जा है। मैंने कहा किस बात का कर्जा? कह रहा है यार न्यूक्लियस ने ना हम पे कुछ पैसा खर्च कर रखा है, तो अभी हम डेप्ट में हैं, अभी हम फ्री नहीं है। मैंने कहा कितना कर्जा है? उसने कुछ अमाउंट बताया, मैंने उस अमाउंट को पे कर दिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर मैं तेरे बिहाफ पे पे कर दूं क्या तब तू चलेगा मेरे साथ? उसने कहा हाँ चलूंगा। तो मैंने कहा फिर तो बढ़िया हो गया यार, तेरे बिहाफ पे मैं पे कर देता हूं और तू चल मेरे साथ। तो उसने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। तो कहानी को थोड़ा सा पीछे आते हैं, वहीं पे लाते हैं, कहानी में पीछे आते हैं और वो थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन से पूछा भाई क्या चल मेरे साथ? तो उसने कहा नहीं यार मेरे पास एनर्जी का कर्जा है, न्यूक्लियस ने मुझे किसी एनर्जी से बाइंड कर रखा है, किसी एनर्जी से बाइंड कर रखा है, और मैं अभी फ्री नहीं हूं। अगर मेरे पास किसी दिन इतनी एनर्जी आ गई तो मैं फ्री हो जाऊंगा। तो मैंने कहा एनर्जी मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो दिक्कत क्यों मान रहा है? एनर्जी मैं प्रोवाइड कर दूंगा तेरे बिहाफ पे, तेरे नाम से, तब तो फ्री रहेगा। तो उसने कहा हाँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ बाइंड हैं, मैं क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ बाइंड हैं उनको फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हेडिंग पढ़, वहां पे क्या लिखी है यार? देख हेडिंग क्या लिखी है? बाइंडिंग एनर्जी। क्या हेडिंग लिखी है बाबा? बोल बोल बोल। बाइंडिंग एनर्जी, शाबाश। तो बाइंडिंग एनर्जी, उसको मत देख आयनाइजेशन और लिखा है वहां पे वर्क फंक्शन, उसको मत देख। मैंने बोला भी नहीं, तूने सुना भी नहीं, तूने सिर्फ किसको सुना? बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आ गई क्या? मत देख मैं क्या लिख रहा हूं, बस तू इधर देख। ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में तुझे बोलूं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट गेट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोला मैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट गेट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है यार, न्यूक्लियस पॉजिटिव है यार, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है यार, और उनके बीच में अट्रैक्शन है यार, तू समझ नहीं रहा है यार। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। तो मेरी बात सुन, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे, इसके लिए मुझे उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई क्या? तो देख बिल्कुल आसान शब्दों में, सरल भाषा में हम क्या बोलते हैं, एक लाइन में इस बात को क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट गेट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आने वाले टाइम में 11th में आप इसी बाइंडिंग एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी पढ़ोगे, वर्क फंक्शन के नाम से भी पढ़ोगे। बात समझ आ गई है? तो ये इसी के नाम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी उर्फ आयनाइजेशन एनर्जी उर्फ वर्क फंक्शन। गंगाधर, शक्तिमान और वो मुकेश खन्ना, तीनों एक ही हैं। बात समझ आ गई क्या? चल, तो ये वाली बात हो गई। तो भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए वहां पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर तूने वो एनर्जी पे कर दी, इलेक्ट्रॉन तेरे साथ साथ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तेरे साथ साथ आ जाएगा और वहां पे कैसा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो बाबा इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत शानदार। ठीक है, अभी हम एक और हेडिंग भी डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, लेकिन फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। देख अभी देख जल्दी से, यहाँ पे बना एक प्लस एक माइनस, तुझे भी पता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरी बात ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बाबा? स्केलर क्वांटिटी। वो कैसी? वो ये स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बाबा? जिनमें डायरेक्शन का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं होता। हेलो 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 हेलो, सो रहा है क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। चलो, तो स्केलर क्वांटिटी वो है जिनके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर से मेरा क्या मतलब है यार? एडिटिव इन नेचर से मेरा मतलब है कि मान ले कि, और जैसे बचपन में वो टीचर नहीं सिखाती थी,
2 toffees in my hand, 2 toffees in my pocket, total toffees 4 toffees। बिल्कुल ऐसे ही है यार। देख अगर यहाँ पे लिखा हो +4 कूलम और यहाँ पे लिखा हो एंड +2 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो गया बाबा 6 कूलम। और मान ले कि अभी कितना है 6 कूलम, अभी कितना आ गया 6 कूलम। और मान ले कि यहाँ पे मैं +2 की जगह -2 कूलम रख दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 2 कूलम। तो बाबा ये एडिटिव इन नेचर है, बिल्कुल जैसे तू ऐड करता है वैसे सिंपल, ठीक है। उसके बाद अभी हमने जो बीच में क्लिप देखी थी, तो उस क्लिप में दिखाया था ना तुझको कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे थे, भागे जा रहे थे बाबा, लिटरली भागे जा रहे थे। और अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, दौड़ के पास आ रहे थे। वो देख उधर चला भी गया था लेकिन फिर आ गया था वापस। तो भाई और ये तो नेचर का लॉ भी है, तू भी समझता है यार। लाइक रिपेल, अनलाइक तो अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। तो बाबा और एक और बात, तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई। एक क्या है, देख तू चार्ज को ना पैदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई, मतलब जिद ही है क्या, बट ठीक है नहीं कर सकते यार। जैसे तू लाइन पढ़ा होगा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो आज की बात यहाँ पे है। नहीं कह रहे मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। अरे नहीं रुक जा यार प्लीज, मेरी बात सुन। बस ऐसा है यार, तू कर सकता है, लेकिन तू कर सकता है, तू हीरो है। तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक और बात देख, मैंने जो एक बात समझाई, 3 प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। क्या बोला, चार्ज एडिटिव इन नेचर है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात में क्या बोला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद मैं तुझको बोला कि यार कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसे क्या कहते हैं हम, चार्ज कंजर्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसको बुक में ऐसा लिखा होगा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद मैं तुझे समझाना चाहता हूं, देख भाई 4 इलेक्ट्रॉन गए बॉडी में से, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन का आना जाना ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना ही चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया नेगेटिव चार्ज। तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि कोई भी बॉडी जो चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसके मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। समझना यार, मान ले, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि एक पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स, उसके अंदर से तू पेंसिल निकाल सकता है या पेंसिल रख सकता है। एक पेंसिल की कीमत मान ले 5 रुपए, तो अगर तूने एक पेंसिल लाके रखी तो 5 रुपए उसकी वैल्यू बढ़ गई। 2 पेंसिल रख दी, 2 × 5 बढ़ गई। तूने 3 निकाल ली तो 3 × 5 माइनस हो गई। तो हर बार ये 5 के मल्टीपल में चल रहा है कि नहीं, 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसी के मल्टीपल में ही तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा ना यार। मानना यार, हाँ ना, बोलना हाँ बोलना यार। तो मेरी बात सुन यार, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस ई माइनस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। समझ में आएगा सर, प्लस माइनस काई को बाबा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव होएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव होएगा यार। मानना यार, तो प्लस माइनस दोनों है ना यार। लास्ट पॉइंट कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है। क्या बोला मैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है। तो बाबा तुझे रटी होनी चाहिए, तेरे दिमाग में चिपकी होनी चाहिए रे बाबा। कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलो ये वाली बातें समझ में आ गई, बहुत शानदार। चलो आगे चलते हैं।